आज से 15 साल पहले अगर मैं मध्य प्रदेश के इस गांव के अंदर आता तो शायद मेरी मोटरसाइकिल, कैमरा और ड्रोन सब कुछ लूट चुका होता अभी तक। आसपास के कस्बे में इस गांव का इतना ज्यादा खौफ था कि अगर आपने बता दिया कि आप इस गांव के रहने वाले हैं तो लोग आपसे दूरी बना लेते भाई साहब। महीने के 100 से भी ज्यादा कंप्लेन इस गांव के नाम पर पास के थाने में दर्ज किए जाते थे और आए दिन पुलिस इस गांव के अंदर छापा मारते रहती थी। यहाँ तक कि उस थाने के ब्लैक बोर्ड पर इस गांव के नाम के आगे बदमाश शब्द जोड़ दिया गया था। गाँव में गरीबी इतनी ज्यादा कि लोगों को गेहूं की रोटी साल में 2-3 बार ही नसीब होती थी। जब हमारे घर में कभी मेहमान आ जाते और गेहूं की रोटी बनती थी तो हमें बड़ी खुशी होती थी, आज हमें खाने को मिलेगी, लेकिन वो भी भर पेट नहीं मिलती थी। अब आप सोचेंगे कि आखिर मैं इस गांव में क्या देखने आया हूँ। तो भाई साहब, भानपुरा गांव से थोड़ी ही दूर पर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने बनवाया था। अब एक अंग्रेज ने हिंदू मंदिर बनवाया, ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है ना। कुछ तो बहुत ही चमत्कारी हुआ होगा उस अंग्रेज के साथ जिसने उसे ये मंदिर बनाने के लिए प्रेरित कर दिया। अब इस मंदिर के चमत्कार और भानपुरा गाँव के बदलाव की एक बहुत ही रोमांचक हिस्ट्री मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, पास के ही गांव में एक तलैया है जिसके अंदर एक नाग देवता रहते हैं और उन नाग देवता के बारे में कुछ बेहद ही अद्भुत चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो यार ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये पूरी वीडियो ऐसे ही रोमांचक किस्सों से भरी पड़ी है। इनक्रेडिबल एमपी सीरीज के अगर मालवा चैप्टर में आपका स्वागत है दोस्त। अगर मालवा मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसके अंदर ही भानपुरा गाँव पड़ता है। अब मेरे भानपुरा पहुंचने की कहानी शुरू होती है यहाँ से 350 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के चंदेरी तहसील से। पिछले 3 दिनों से चंदेरी के विक्रमपुर गांव में रुककर मैं यहाँ के गुप्त ठिकानों को एक्सप्लोर कर रहा था और अब समय आ चुका है गांव वालों को अलविदा बोलकर अपने अगले पड़ाव भानपुरा की ओर प्रस्थान करने का। अब भानपुरा पहुंचने के लिए मैंने मेन हाईवे का त्याग कर दिया था और गाँव के बीच से जो रास्ता निकल रहा था उस पर मैं राइड करने लगा। वो यही है, मतलब छोटे छोटे मठ बने हुए हैं, इस तरह की पूरी एक कैंपस होता था। यहाँ पे भी टूटा गया है लेकिन ये थोड़े बच गए। अच्छा। ये जो लीलट नदी है, लीलट नदी के दोनों तरफ आप देखेंगे ये बहुत बड़ा कैंपस था। अच्छा। इसको सीतामढ़ी कुटीर बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ मंदिर था। हाँ। इसमें छोटे छोटे जो बने हुए हैं मठ, इसमें संत आके तपस्या करते थे। अच्छा। अब रास्ते में मिलते सनातन और बौद्ध इतिहास की खुरचन को कैमरे में समेटते हुए मैं धीरे धीरे भानपुरा की ओर बढ़ रहा था। सुबह चंदेरी से निकलते हुए 11 बज चुके थे और अगर मुझे भानपुरा का ये इतिहास पहले पता होता तो शायद मैं कभी शाम ढलने के बाद इस रास्ते पर राइड ही नहीं करता। भाई देखो, मैं अभी एमपी के एक बहुत ही रिमोट एरिया में हूँ। दिस इज कॉल्ड अगर मालवा। चारों तरफ खुले पठार थे और इन पठारों की सर्द हवा साए साए करके हेलमेट के अंदर घुस रही थी। अब जैसे तैसे रात के अंधेरे को चीरते हुए मैं अपनी बुलेट की रफ्तार बढ़ा के जल्दी से जल्दी भानपुरा पहुंचने की फिराक में था। वेलकम टू भानपुरा विलेज। फाइनली कोई 8:30 बजे जब भानपुरा गांव की चौखट पर पहुंचा तो मुझे अपने बाएं ओर हनुमान दादा का मंदिर दिखाई दिया। ये क्या मंदिर है? हनुमान जी का? अच्छा। अरे यार, थैंक यू। बच्चों से प्रसाद लेके गांव के थोड़ा सा और अंदर गया तो मुझे फाइनली अपना होम स्टे मिल जाता है जहां हमारे होस्ट तूफान जी और श्रवण भाई ने कुछ इस कदर हमारा स्वागत किया। ऐसी शानदार मेहमान नवाजे के बाद रात को दाल बाटी खा के मैं सोने चला जाता हूं दोस्त। भानपुरा के इस सुंदर से रूरल होम स्टे में मेरा 3 दिन रुकने का प्लान था। अगली सुबह चाय नाश्ता करने के बाद मैं, श्रवण जी और प्रेम भैया बैजनाथ मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ आकर पता चला कि इस बैजनाथ मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को 13वीं शताब्दी में ढूंढा गया था और तब से लेके अगले 300 सालों तक एक छोटे से मंदिर के अंदर इस शिवलिंग को स्थापित करके यहाँ के लोग पूजा अर्चना करते थे। पर मंदिर के इतिहास में एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब आता है जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हुआ। अगर मालवा एक ऐसा रीजन है जो कि एक प्रोमिनेंट ट्रेड रूट होने के साथ साथ दक्षिण भारत में एंटर करने का एक बहुत ही मुख्य मार्ग था। इसी वजह से अंग्रेजों ने अगर मालवा के इस टाउन को छावनी में तब्दील कर रखा था। सन 1838 की बात है। उस समय ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन इस एरिया के कंपनी कमांडर हुआ करते थे। इस मंदिर से कोई 2.5 किलोमीटर दूर वो अपनी पत्नी के साथ एक सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे और इसी बीच इतिहास एक करवट लेती है दोस्त। सन 1839 में ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को आदेश मिला कि आप अपने ट्रूप्स के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर पर जाकर युद्ध लड़िए। कर्नल मार्टिन को युद्ध पर गए हुए कोई 2-2.5 महीने हो चुके थे। अब इस समय कर्नल मार्टिन की पत्नी अपने सरकारी आवास पर कुछ गार्ड्स के साथ अकेले रह रही थी।
अब यहाँ ऐसा सिस्टम था कि हर 10-15 दिन पर कर्नल मार्टिन एक खत लिखते थे कि उनकी कंडीशन कैसी है, वो ठीक है कि नहीं, अभी किस जगह पर तैनात है, इसकी पूरी डिटेल वो एक चिट्ठी में लिखकर एक संदेश वाहक के द्वारा अपनी पत्नी को भिजवाया करते थे। ये सिलसिला करीब 2.5-3 महीने तक चला और एक दिन अचानक कर्नल मार्टिन का खत आना बंद हो जाता है। 10 से 15 दिन हुए, फिर 20, 25, 30 और 1.5 महीने तक कर्नल मार्टिन का कोई भी खत नहीं आया। इनकी पत्नी मिसेस मार्टिन यहाँ परेशान रहने लगी। कोई खोज खबर नहीं है मेरे पति की, कहाँ पर है, किस हालात में है। अब एक दिन अपने मन को बहलाने के लिए मिसेस मार्टिन घोड़सवारी पर निकली अपने कुछ गार्ड्स के साथ, और जब वो अपने घोड़े पर बैठकर इस मंदिर के पास से गुजरी तो उनको मंदिर की घंटियां और मंत्रों के उच्चारण सुनाई दिए। घोड़े से उतरकर जब वो मंदिर के अंदर आई तो उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तब पुजारी जी ने बोला कि ये भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पर हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब जो पुजारी थे वो एक बहुत ही सिद्ध संत थे। उन्होंने मिसेस मार्टिन के चेहरे पर जो उदासी की लकीर थी उसको पढ़ लिया। बोला मिसेस मार्टिन से कि क्या आपकी समस्या, बहुत परेशान लग रही है। तब मिसेस मार्टिन ने बोला कि मेरे पति युद्ध पर गए हुए अफगानियों के साथ लड़ाई चल रही है और पिछले 1.5-2 महीने से उनकी कोई भी खोज खबर नहीं आई है, कोई भी खत नहीं आया उनकी तरफ से। तब महात्मा जी ने बोला कि आप यहाँ पर भोले बाबा से अर्जी लगाइए और आपका काम 100% होगा। तो फिर मिसेस मार्टिन ने पूछा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तब पंडित जी ने बोला कि आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा 11 दिन का। उस अनुष्ठान में पूजा अर्चना करके आपको 11 दिनों तक ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब यहाँ पे मिसेस मार्टिन को एक डूबते को तिनके का सहारा जैसा एहसास हुआ कि ठीक है चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वो वहाँ पे पूजा अर्चना करके अपने आवास की तरफ बढ़ जाती है और ओम नमः शिवाय का जाप स्टार्ट कर देती है। 10वें दिन उनको संदेश वाहक से खत मिलता है। वो खत कर्नल मार्टिन का था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, पिछले 1.5 महीने से हमें अफगानियों ने घेर रखा था, हमारे जान पर आफत आ गई थी, खाने पीने का राशन खत्म हो चुका था और बचकर जिंदा वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी, हमारी सेना ने उम्मीद छोड़ दिया था। ये सब कर्नल मार्टिन उस खत में लिखते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अचानक एक दिन भारत से एक योगी वहां पर आते हैं युद्ध स्थल पर जहां पर इनकी लड़ाई चल रही थी। वो योगी एक बैल पर सवार थे, उनके बाल पूरे खुले हुए और वस्त्र के नाम पर उन्होंने सिर्फ बाघ का एक खाल लपेट रखा था अपने देह पर। उनके पास 3 दांतों वाला हथियार था और उन्होंने इन अफगान सैनिकों को भगाया हमारे पास से, जिसकी वजह से हमारी जान बची और हम वापस भारत लौट रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो कौन थे। खुद महादेव पहुंच गए थे कर्नल मार्टिन को बचाने के लिए। अब खत भेजने के करीब 15-20 दिन के बाद कर्नल मार्टिन वापस भारत आते हैं और उनकी पत्नी ने एक संकल्प लिया था कि अगर कर्नल मार्टिन सही सलामत भारत वापस आ गए तो वो इस जगह पर एक बड़ा सा मंदिर बनवाएंगे। कर्नल मार्टिन भी इस चीज के लिए राजी हो गए कि ठीक है मैं मंदिर बनवा दूंगा, पर उस समय यहाँ के लोकल लोगों ने उनको ये काम नहीं करने दिया। अब अंग्रेजों का शासन उस समय इतना ज्यादा क्रूर था कि यहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि अगर हमने इस अंग्रेज को मंदिर बनवाने दिया तो आगे जाके इस मंदिर पर वो अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। फिर बाद में सहमति बनी कि ठीक है ये मंदिर सार्वजनिक धन से बनेगा, मतलब सबसे कुछ चंदा लेके फिर इस मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। उस समय इस मंदिर को बनवाने के लिए 15,000 रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। उसमें से 11,000 रुपए इस मेन मंदिर को बनवाने में खर्च किया गया और जो 4,000 रुपए बच गए थे उससे इन सप्त ऋषियों का मंदिर और जो बाकी उप मंदिर आपको दिख रहे हैं उनका निर्माण करवाया गया। पर इस मंदिर के चमत्कार के किस्से यहाँ तक ही नहीं रुके। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने आपको जो मूर्ति दिख रही है ये एक वकील साहब की मूर्ति है जिनका नाम है जय नारायण बापजी। वकील साहब के साथ 1930 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मंदिर की प्रसिद्धि को और ज्यादा बढ़ा दिया दोस्त। अब वकील साहब की कहानी आपको यहाँ के महंत मुकेश जी अपने मुख से खुद बताएंगे। आगर से एक वकील साहब थे जो प्रतिदिन यहाँ पूजा पाठ करते थे, उसके बाद ही कोर्ट जाते थे। उनका एक ये नियम ही था। 1931 की एक ये घटना है, उसमें उनका एक केस था जिसमें उनको अहम मतलब बहस करना थी। जब बहस करना थी तो वो पूजा पाठ करने के बाद ही बहस कोर्ट जाते थे, तो उनका एक नियम था। तो वाजिब लाजिब ये भी कि अपन भी सोचते हैं कि अपन अगर अपना कोई केस है या अपन किसी भी काम के लिए जाते हैं तो मंदिर जाते हैं तो फिर भगवान से कहते हैं कि भगवान देखना है आपको, तो इस प्रकार एक योग बना होगा। तो ऐसा योग लगा कि वो यहाँ ध्यान मग्न होगा और भगवान उनके रूप में कोर्ट गए, पैरवी करी, पेशी करी, बहस करी, उसके बाद जीते। अच्छा ठीक है, अब वो जीत गए, वहाँ से वो उनका अलग अलग हो गए। फिर इनका ध्यान जैसे यहाँ टूटा 4 बजे करीबन, तो इनने घड़ियाँ पहले कम रहती थी तो सब सूर्य नारायण का केंद्रित रहता है। सूर्य नारायण को देखा कि हाँ बस इतने बज गए। जब उन्होंने देखा अरे यार समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो बहुत चिंतित हुए। अपना तो आज केस था, अपना तो क्लाइंट का आज ना जाने क्या हुआ होगा, और बड़ी मतलब मन में। तो तुरंत वो यहाँ से उठे, पूजा पाठ अपना सामान वामान वगैरह और तुरंत आगर की ओर, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता पैदल कम पड़ता है हम लोगों, तो तुरंत घर जाने के मतलब कोर्ट जाने की तैयारी में फटाफट गए। तो जब आगर में एंट्री करी, उन्हें मतलब पहुँचे तो उनका क्लाइंट ही उनको मिल गया। वो धोख देने लगा कि आपने मेरे को बचा लिया ना, आज तो मैं मतलब बरी हो गया हूँ ना, आपकी बड़ी कृपा हुई ने ये।
तो उन्होंने बोला बोले बग जा, अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ, तेरे को कहाँ से बचा लिया अभी से मैंने, अभी तो मैं मंदिर जा ही रहा हूँ। उन्होंने उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बोले हो सकता है कुछ भी। तो वो सीधे फिर वहाँ से कोर्ट गए। कोर्ट जाके सब जैसे हुआ तो वकील मित्रों ने बधाई दी कि आज आपकी बहस बहुत अच्छी हुई और आप आज केस जीते हैं। उनका दिमाग बोलेगा ये क्या हो रहा है, मैं तो आया ही नहीं हूँ, तो कैसे हो गया, मैं मंदिर से तो आ ही रहा हूँ। उनको भी इग्नोर करते हुए वो मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुँचे। साहब ने भी उनसे वही बोलेगा आपने आज सबसे अच्छी, बोले मैंने भी आज तक ऐसी बहस नहीं सुनी, आपने इतनी अच्छी बहस आज करी और आप ये जीते हैं। तो बोले साहब मैं तो आया ही नहीं हूँ। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, आप सिग्नेचर करके भी गए हैं। तो उन्होंने सिग्नेचर बताए साहब, तो सिग्नेचर बताया तो सिग्नेचर भी हो रहा है उनके। उनका मूड बड़ा वो हुआ चित्र। फिर उन्होंने कहा बोले भगवान मुझे दर्शन नहीं दिया और आप सब लोगों को दर्शन देगा। बस उसी रोज़ से फिर उन्होंने कोर्ट और मंदिर आना बंद कर दिया। जो कोर्ट में जज थे वो भी एक मुस्लिम समाज से आते थे। उसी दिन उन्होंने भी, वो फैसला आखिरी था उनका, और उनने भी नौकरी छोड़ दी आज से। फिर बस वकील साहब का केस ये बहुत वो हुआ जयनारायण बाप जी का। फिर वो सब जगह मालूम पड़ गई, क्योंकि उस टाइम पे सिंधिया घराने का पूरा सिस्टम चलता था 31 में, क्योंकि देश आज़ाद से पहले की चर्चा है ये। मतलब वकील जी ने छोड़ क्यों दिया मंदिर आना? देखिए क्या होता है ना, ऐसा आप और हम एक अच्छे मित्र हैं, रोज़ मिलते हैं, बैठते हैं साथ में। किसी दिन ऐसा काम हो जाता है कि मैं आपको कुछ नहीं बता पाता हूँ, अलग कर लेता हूँ, कुछ काम ऐसा हो जाता है, फिर आपके मन में हो जाता नहीं, करे यार क्या रात दिन तो साथ बैठते हैं, भगवान ने ये मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, मतलब मुझे दर्शन नहीं दिए और सबको दर्शन गए। तो उनके मन में एक मंदिर आने का छोड़ने का मतलब कि आदमी एकदम मतलब मायूस हो गया और पूरा ये हो गया। इस दौर में फिर क्या, वो जब मायूस हो गया तो वो फिर घर रुकने लगे, फिर मंदिर आना नहीं, किसी से मिलना नहीं, मतलब उनका मूड पूरा डिस्टर्ब हो गया। फिर किसी से दोस्तों से भी नहीं मिलना, मंदिर आना नहीं जाना, घर पे भी खाना खाना है नहीं खाना, तो सब चिंतित होने लगे। तो ये क्या सब भगवान के योग बनते रहते हैं। अब आगे मैं आपको भानपुरा की हिस्ट्री और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत ही रोमांचक घटना बताने वाला हूँ। पर उससे पहले आपको ये जानना होगा कि जो ये भानपुरा गांव है, आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे पानी का एकमात्र साधन बस ये कुआं था। बस इस एक कुएं पे पूरा गांव डिपेंडेंट था दोस्त। शाम को मैं प्रेम भैया और गांव के कुछ बच्चों के साथ उस कुएं को देखने पहुंचा, और यहाँ पर मैंने जो इनके सफरिंग, जो इनके स्ट्रगल की कहानी सुनी, वो कहानी आपको एकदम अंदर से हिला देगी भाई साहब। तो यहाँ पे सर ऐसा होता था कि जब 2004 के पहले यहाँ अपने गांव में 3 मर्डर हो चुके थे, और एक आए दिन पुलिस आती रहती थी दिन में, मतलब रात में और दिन में, एक दूसरे के पास कोई आता जाता नहीं था। मतलब इतना खतरनाक गांव था कि थाने में ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था बदमाश गांव, और हर यहाँ कम से कम 100 केस एक साल में जाते थे। और उसकी वजह थी बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और शराब बनाना, कच्ची शराब बनाते थे, उकालते थे और पीते थे महुए की शराब। अब धीरे धीरे ये हुआ कि 2005 में जब वो एनजीओ आया, फिर हमने 32 लड़कों का एक ग्रुप बनाया, और 32 ही लड़कों का जब ग्रुप बनाया तो उन्होंने क्या सबसे बुरी चीज़ बंद करी। पहले हमने शराबबंदी करी गांव में। शराब आप लोग गांव में बनाते थे? गांव में हर घर शराब बनती थी, मुश्किल से 20 घर छोड़ के। बाकी 70% लोग शराब उकालते थे और पीते थे, और आए दिन लड़ाई झगड़ा। तो उसमें 2-3 मर्डर हो गए थे। तो आमने सामने जाते थे, 7 बजे बाद किसी के पास बैठना नहीं, कर्फ्यू जैसा माहौल होता था। और फिर हम 32 लोगों ने करा कि यार ये नुकसान हो रहा, तो लड़कों ने फिर उस पर पाबंदी लगाई, तो बंद करी। उसके बाद लोगों का बैठना शुरू हुआ, मीटिंगें शुरू हुई। तो उससे क्या है कि प्राइवेट एनजीओ आए, उन्होंने गांव की हालत देखी और जब गांव की हालत देखी तो इतनी ख़राब थी कि लोगों को खाने के लिए गेहूँ नहीं मिलते थे। हाँ, तो ये कुआं था जो अपन देख के आ रहे हैं, ये जो कुआं था, इस कुएं में पीने का पानी होता था, और 1-1, 1.5 बीघे के किसी के चने या ये हो जाते थे, गेहूँ तो होते ही नहीं थे। अब दरअसल बात ये होती थी, उज्जैन एरिया में जहाँ नदियाँ पड़ती है वहाँ लोग जाते थे गेहूँ काटने के लिए, तो वहाँ से दाड़की करके गेहूँ लाते थे, और वो भी प्लस खर्चे पानी में बेच दिया करते थे। उसमें से थोड़ा बहुत आटा रख लेते थे मेहमानों के लिए, गेहूं का आटा। तो वो इतना रहता था खाली कि मेहमान आए, खास मेहमान जो आते हैं, अपने रिश्तेदार आते हैं, उनको खिलाने के लिए वो रख लेते थे गेहूं का आटा। और बाकी जो लोग हैं नहीं मिलती थी, तो कंट्रोल में एक लाल जवार आती थी महाराष्ट्र से, खराब वाली, जो बेस्ट क्वालिटी तो नहीं आती थी, उसके ऊपर काली जवार आती थी लाल वाली, उसको लाते थे, सड़ी जवार खाते थे और काम करते थे। तो ये हालत थी कि हम जब हमारे घर में कभी मेहमान आ जाते और गेहूं की रोटी बनती थी तो हमें बड़ी खुशी होती कि आज हमें खाने को मिलेगी, लेकिन वो भी भर पेट नहीं मिलती थी। मेहमान को खिलाने के बाद 1-2 रोटी अगर बच जाती तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि आज तो 12 महीने में एक बार ये मिली, या कभी कोई त्यौहार होता तो उस पर वो मिल पाती थी।
तो बहुत हालत ख़राब थी। तो हम लड़कों ने फिर मिल के ये प्रोग्राम चालू करा और लड़कों ने 24 घंटा काम करा साहब। ये भी है कि हमारी जो टीम थी 32 लड़कों की 24 घंटा काम करती थी और हमने तालाब बनाए, लाइट लाए 400 किलोमीटर, मतलब ये मान के चलो 2 किलोमीटर दूर से लाइट लाए। अच्छा, लाइट भी नहीं थी? लाइट भी नहीं था। लाइट का भी प्रोसेस कई सालों से चला रहा था। किसान महापंचायत में लाइट लाया, 2 डिपिए लगाई और प्रोग्राम चला भगवान दया से। फिर रिलायंस फाउंडेशन का एक प्रोग्राम आया तो उसने बड़े तालाब बना दिए और पाइप लेने तालाब हो गया, पानी फुल हो गया, अब गेहूँ होने लग गए। तो ये अभी 2008 और 10 में चेंजेस हुआ है। आप देख रहे हो ये मकान जैसे अब नए नए बने हैं। तो ये जबकि पहले टाप रहे थे, गेड़े लटक रहे थे, पूरी स्थितियाँ खराब थी। सारे कोई पक्का मकान नहीं था? कोई गांव में एक ही मकान था खाली पक्का और बाकी कोई मकान नहीं थे। अब यार सारे घर लगभग पक्के हो गए। हाँ, अब 80% पक्के मकान हो गए। तो ये हालत थी। ये ओम प्रकाश का घर है। तो यहाँ पे जैसे अभी प्रेम भैया ने बताया कि गेहूं का आटा लग्जरी थी, ठीक है। और अभी मुझे एक ये घर दिखा है सामने ही, आ रहा था टहलते हुए तो, और उनका मुझे किचन दिख गया। किचन में आग जल रही थी। अब जाके देखता हूँ किसका आटा बन रहा है। क्या बना रही है दीदी? मेथी के पराठे। मेथी के पराठे। और ये आटा किस चीज़ का है? गेहूं का। गेहूं का? हाँ। शाबाश। तो ये देखो, अब यहाँ पे गेहूं लग्जरी नहीं है, यहाँ पे लोग रेगुलर बेसिस पे गेहूं कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है। एक एनजीओ, एक फाउंडेशन क्या चेंज कर सकता है, ये गांव जो है जीता जागता उदाहरण है उसका। अच्छा प्रेम भैया, मेरे को एनजीओ से आने के पहले का थोड़ा सा और माहौल डिटेल में बताइए। गांव का कैसा माहौल हुआ करता था? थोड़ा सा जो डार्क चीज़ था, जो कि मतलब ख़राब चीज़ जो होती थी, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए मेरे को। एनजीओ के पहले आने में हमारे यहाँ क्या चोरी चमारी ज़्यादा होती थी, आए दिन पुलिस आती रहती थी और सबसे ज़्यादा फंडा ये था कि ग्रुप बाई लड़ाइयाँ होती थी। रात लगाए होते थे, मतलब ग्रुप में जो होते थे लोग चोरी करते थे, तो ज़्यादा तादाद पीने वाले की थी 70%। अच्छे लोग तो घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, आए दिन पुलिस आती रहती थी। लेकिन जब एनजीओ आया और पास में बैठना शुरू हुआ, शराब बंदी करी, बैठक जब चालू हुई तो लोग समझने लग गए उस बात को। और ये इन्फेक्ट पड़ा तो जो लड़के थे उनको मैंने समझाया कि अपन अगर खेती करेंगे, कमाएंगे, तो ये सारा दारू बंद करो। जो अपन आज चाय पी के आए 100 लड़का, वो 24 घंटे दारू बना था, आज कितनी अच्छी कॉफ़ी बना के पिला रहा है। तो वो परिवर्तन हुआ है। एक बात बताइए, जैसे एनजीओ है, आप लोगों ने ग्रुप बनाया, काम किया इसको रोकने के लिए। हाँ। तो जब आप जैसे पुराने लोग जो दारू बना रहे हैं, जैसे बूढ़े लोग थोड़े से, उनको समझाना मुश्किल होता है। नहीं समझा, ये नहीं किया? नहीं, विरोध करा साहब, बहुत विरोध हुआ। हम रात के 4 बजे, ये बालू लड़का है, पूछ लो सर, रात के 4 बजे उठ के गए और बनाते हुए पकड़े उनको, शराब डोली, सब मेहनत भी करी, बहुत मेहनत। उसमें कुछ लोग थे माने भी नहीं, 1-2 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करना पड़ी, बिठाए भी है उनको 1-2 दिन के लिए। अच्छा। तो बहुत मगजमारी, मतलब रात को 4 बजे कोई भी बंदा बता देता कि यार फलाने जगह उजाला दिख रहा है, तो रात को 4 बजे कम से कम 25 लड़के जाते थे उठ के, पकड़ लेते थे, शराब ढोल देना। जैसे हमारे कालू सिंह जी है, उनकी हमने पकड़ी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे एग्जाम्पल। फिर दिन में घूमते थे कि जहाँ कहीं दिख गई, मटकी वटकी दिख गई तो उसको फोड़ना, ये करना। तो बहुत ईजी काम नहीं रहा। मैंने ये कि बहुत उसमें मगजमारी हुई। लेकिन हाँ, ये हुआ आज के उसकी वजह से, खैर पीना बंद नहीं करा था हमने, निकालना बंद करा था, पर उसकी वजह से आज ये है कि कम से कम हमारे गांव के स्कूल में कोई बच्चा नहीं जाता था। आज प्राइवेट स्कूल में कम से कम ये मान के चलो 25 से 30 लड़के स्कूल जा रहे हैं। बालिका जा रही है गांव की, वो आकर इंग्लिश मीडियम में जा रही है। तो एक बात बताइए, जैसे पहले के जमाने में जब ये सब नहीं हुआ था, हाँ, के आने से पहले, हाँ, छोटे बच्चे होते थे, हाँ, स्कूल भी नहीं जाते होंगे? नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता स्कूल। तो वो मतलब क्या करते थे दिन भर? दिन भर आवारागर्दी करते थे और क्या, उनको काम तो कुछ था ही नहीं। माँ बाप भी तो ध्यान नहीं देते थे, वही तो दारू पी के पढ़े रहते, तो वो थोड़ी पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल था, उसमें चले जाते, पढ़ रहे तो पढ़ रहे, नहीं तो किताबें फाड़ रहे। तो ये था। क्या बनोगे बड़े होके? पुलिस। गजब। अब ये जितने भी बच्चे हैं सब आकर जा रहे हैं स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा। जो खड़े हैं टोटल। ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है दोस्त। रिलायंस फाउंडेशन के इनिशिएटिव और गांव वालों के अथक प्रयास की वजह से आज ये गांव खुशहाल है। पानी के लिए बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं, लोगों को दोनों टाइम गेहूं के आटे की रोटी मिलती है। और भानपुरा के अंदर रूरल टूरिज्म को इनकरेज करने के लिए एमपी टूरिज्म ने एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया है। एक संस्था है अवंतिका आत्मनिर्भर कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से। ये संस्था एमपी टूरिज्म के साथ मिलकर गांव के अंदर होम स्टे डेवलप कर रही है।
ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है जिसके आसपास आपको बैजनाथ मंदिर, कालेश्वर मंदिर जहाँ पर कि नाग देवता का चमत्कार होता है, वो मैं अभी आपको आगे लेके चलूंगा, और कोई 35 किलोमीटर दूर है बगलामुखी मंदिर। तो अगर आप एक ऐसे ट्रैवलर या टूरिस्ट हैं जिसे भारत के प्राचीन मंदिरों को एक्सप्लोर करने का शौक है, तो भाई साहब स्वागत है आपका भानपुरा गांव में। यहाँ इन होम स्टेज को अपना बेस बनाइए और इनकी जो ऑथेंटिक रूरल हॉस्पिटैलिटी है उसको एंजॉय करते हुए आप आसपास के मंदिरों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। भानपुरा के अपने इस होम स्टे में जब मैं रात को डिनर कर रहा था तो कुछ गांव वाले मेरे साथ आके बैठ गए। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर नालखेड़ा में बगलामुखी माता का मंदिर है और मुझे जो उनके चमत्कार के बारे में पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब अगली सुबह फिर से मैं गांव वालों के साथ बगलामुखी मंदिर के दर्शन करने निकल जाता हूँ। ये हमारे प्रेम भैया है जो कि कल से मेरे ड्राइवर बने हुए और मैं पीछे बैठ के मजे ले रहा हूँ बस। बगलामुखी की दूरी कोई 35 किलोमीटर थी और इसी बीच प्रेम भैया मुझसे बोलते हैं कि मैं आपको कुछ बहुत ही अद्भुत दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए 2-3 किलोमीटर का एक छोटा सा डिटूर लेना पड़ेगा। मैंने बोला शौक से लीजिए प्रेम भैया, बुलेट इज ऑल योर्स। और फिर प्रेम भैया मुझे लेकर जाते हैं अहिर भड़िया गाँव में। सो गाइज मैं अभी एमपी के एक बहुत ही रिमोट विलेज में हूँ, इसका नाम है अहिर बुल्डिया। और यहाँ जो आपको बकरियाँ दिख रही है इतनी सारी, ये इन बकरियों के ऊपर देखो क्या मेहंदी का वैसे छापा गया है, देख रहे हो, ये मेहंदी के वैसे इनको मेहंदी लगाई जाती है, बकरियों को, गायों को, सबको। तो जब दिवाली आती है तो दिवाली पे यहाँ पे हर जानवर को ऐसे सजाया जाता है, मतलब मेहंदी छाप के, फूल वूल डाल के वैसे लोग इनको डेकोरेट करते हैं। इस गांव के अंदर मौजूद है ये कालेश्वर मंदिर जो एक तालाब के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर शासन चलता है नाग देवता का। सो गाइज मैं अभी खड़ा हूँ कालेश्वर मंदिर में। ये एमपी का एक बहुत ही रिमोट विलेज है, अहिर बड़िया बोलते हैं इसको। और खास बात ये है कि इस कालेश्वर मंदिर में जिसको भी सांप वाप काट लेता है तो यहाँ पे वो आता है और उसको भभूति लगाई जाती है, जो पंडित जी भभूति लगाते हैं और उससे वो ठीक हो जाता है। प्लस नाग पंचमी के दिन हर बार यहाँ पे एक नाग देवता आते हैं, ठीक है, और जो पुजारी जी हैं उनके थाल में आगे बैठ जाते हैं। पुजारी जी उनको दूध वूध पिलाते हैं, थोड़ा सा सहलाते हैं और फिर पूजा होने के बाद वो चुपचाप इधर जो आपको ताल दिख रहा है इस ताल में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। मंदिर का बोलते हैं कि स्थान ये कई 100 साल पुराना है, लेकिन अभी 2010 में मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो ये बहुत एक शानदार जगह है यार, देखो चारों तरफ से विंडमिल्स हैं और इधर जो है एक ताल है छोटा सा और सामने मंदिर है और इधर देव नारायण भगवान की मूर्ति घोड़े पर सवार। इधर तो मतलब यहीं आते हैं क्या नाग के रूप में? अच्छा 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 अच्छा, ये दूसरे भगवान है, ये आपके मतलब कुल देवता जैसे? अच्छा अच्छा अच्छा। कालेश्वर मंदिर में शीश झुकाने के बाद इन पवन चक्कियों के बीच राइड करते हुए हम बगलामुखी मंदिर पहुंच जाते हैं। तो गाइज आप जो मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, ये कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं है। मैं अभी हूँ बगलामुखी माता के मंदिर में जो कि नालखेड़ा में पड़ता है मध्य प्रदेश के। अभी मैं आपको पीछे ले जाकर दिखाने वाला हूँ क्या चल रहा है। दुर्गा माता की जो 10 विद्याएँ होती है उसमें जो अष्ट विद्या है वो है बगलामुखी माता। और जो ये आवाज़ आपको आ रही है दिस इज़ तांत्रिक पूजा जो कि बगलामुखी माता के मंदिर के कैंपस में होता है। लोग आते हैं अपना जो भी है दुख उख का निवारण कराने के लिए यहाँ पे तांत्रिक पूजा करवाते हैं। ये देखो, ऐसा इससे पहले मैंने किसी मंदिर में आज तक नहीं देखा है। ये सब कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ जो मुझे एमपी में एक्सपीरियंस करने को मिल रही है यार, बट दिस इज इनक्रेडिबल। अब इस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही सुखद घटना घटी मेरे साथ। पहले मैंने सोचा था कि इस चीज को मैं अपने तक ही रखूंगा, बट फिर मन नहीं माना और मुझे लगा कि बताना चाहिए। अब मैं जब मंदिर के गर्भगृह में माता के दर्शन कर रहा था तो मेरा बहुत देर तक आई कांटेक्ट हुआ वहाँ पे और मैंने माता को बोला कि अगर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है तो मुझे कुछ अनुभव कराइए इसका। ये बोल के मैं गर्भगृह से बाहर आ गया और मंदिर के प्रांगण में घूमने लगा और तभी एक पंडा जो थे यहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया। पंडा वो लोग होते हैं जो मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करते हैं। इन्होंने मुझसे बोला कि अपना व्हाट्सएप नंबर दो। मैंने बोला किस लिए? फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको रोज माता के दर्शन मिलते रहेंगे। आज मैं उस ग्रुप में ऐड हूँ और कुछ इस तरीके से मुझे रोज माता के दर्शन होते हैं। देखो ऐसे। अब बगलामुखी माता के दर्शन करके जब मैं वापस भानपुरा आ रहा था तब श्रवण जी मुझे अपने संतरे के फार्म के अंदर ले गए। वहां जाकर पहली बार मैंने पेड़ से संतरा तोड़ के खाया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई संतरा खाने का, डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के। फार्म से पेट तक डायरेक्ट जा रहा है, बताओ
बीच में ना मंडी वाले हैं, ना शॉपकीपर है, ना वेंडर है, कुछ नहीं है। ये भी तोड़ के खा लो, ये भी ऑरेंज है। अच्छा, अगर आपको संतरा वंतरा खाना हो, ऑर्डर करना हो तो यहाँ पे नंबर डाल दूंगा भैया का, डायरेक्ट भिजवा दोगे आप पेटी में पैक करके? पक्का? चलो ठीक। यहाँ कुछ समय बिताकर हमने चाय कॉफी पी और वापस मैं गांव आ गया, भानपुरा आ गया। अब मैं आपको वो चमत्कार बताता हूँ जो बगलामुखी माता ने उस जगह पर रहने वाले लोगों के साथ किया था। एक समय था जब नालखेड़ा क्षेत्र में भारी बारिश हुई, पूरा गांव लगभग पानी में डूब चुका था। एसपी कलेक्टर अपने गांव वालों को आदेश दिया कि अगली सुबह आप ये क्षेत्र छोड़कर यहाँ से चले जाएं। नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो भी यहाँ पे रुकेगा वो अगले दिन पानी के अंदर डूब जाएगा। और फिर होता है माँ बगलामुखी का चमत्कार। बताइए भाई क्या हुआ था? वहाँ यह हुआ था कि वहाँ का जो मेन पंडित है उसको सपना दिया माता ने। तो अच्छा, उस समय पहले क्या हो रहा था ये बताइए। ये पहले तो बारिश होने लगी तो 24-25 घंटे से मतलब बारिश हुई तो खुले ही नहीं, घबरा गए। तो वहाँ के लोग भागने लगे नरखेड़ा छोड़ के। बोले कि यार तुम मामला जाओ यहाँ से छोड़ दो, ये मंदिर नरखेड़ा क्षेत्र पूरा। तो वो बारिश में कहा जाए, इधर जाए तो नदीपुर, उधर जाए तो एको नदीपुर, बीच में घिरा गए। तो माँ का जो मुख्य पंडा है उसको सपना दिया रात में कि सुबह मेरी पूजा दे देना, इनको बोलो कि ये कहीं भी नहीं जाए भग के। तो उसने बोली सभी नरखेड़े क्षेत्र के जितने भी कि आप मवेशी जानवर बच्चा बच्ची लेके कहाँ जाओगे कि सुबह तुम पूजा दे देना, कहीं भी मत भगो, आपको कुछ भी नहीं होने देगी माता जी। तो उसने बोली तो लोग ने उनके ऊपर विश्वास किया। और रात को ये हुआ कि पानी थोड़ा कम हो गया बारिश, और सुबह फिर तेज़ हुआ। तो सुबह फिर तेज़ हुआ, लोग फिर उनके पास गए कि गुरुजी क्या हुए? तो घबराओ मत, अभी मैं करता हूँ। फिर इनने पूजा की थाली दी और जैसे उसने हाथ निकाला पूजा दी। किसने हाथ वाला बताइए थोड़ा बात पूरा। माता जी ने हाथ निकाला। कहाँ से हाथ निकला था? हाँ, नदी में से? नदी में से हाथ निकला, पानी में से। तो जो पंडा था मेन, उसने वो पूजा की थाली दी उसके हाथ में। और जैसे नदी कम से कम 25 से 30 फीट आगे जा रही थी किनारे से, वो पानी फिर मुकाम पे आ गया। 30 फीट एकदम नीचे आ गया। तो उन लोगों की जान निकल रही थी, वो अपने आप ही बच गया प्राण, यूं मान के चलो। तो मतलब आप बोले हैं कि नदी के अंदर से हाथ निकला? हाँ, नदी के अंदर से हाथ निकला। हाथ असली हाथ था या फिर पत्थर? असली हाथ था, वो असली हाथ था। तो उसमें उसने बोल दी थी रात को सपना आके उस पंडे को कि मेरे को सुबह पूजा देना। तो उसने थोड़ा पानी में उतरा और उसकी थाली उसके हाथ में रख दी माता जी को, और वो अपने आप ही समा गई पानी में। मतलब अरे बाप रे, कितना बड़ा हाथ था? लोगों ने देखा हाथ? इतना बड़ा हाथ निकाला नहीं बाहर, पूरी थाली का इतना ऐसी की ऐसी थाली रखी पूजा की। पूरी उसका हाथ में जो चमत्कार है, जो चूड़िया रहती है, पूरा जो श्रृंगार रहता है माता जी का, वो पूरा सभी देखा है। हाथ और ढोक दिया और ढोल नगारा के साथ में पूजा दी उसकी। तो वो अपने आप ही समाप्त हो गई फिर। और वो नदी भी अपने आप जैसे 30 फीट आगे जा रही थी, वो 30 फीट पीछे आ गई। अरे भाई, ये करिश्मा है। राम राम दादी। ऐसा घर गिनो सर्वे कर रहे हैं। सबको प्रधानमंत्री की तरफ से 50 लाख रुपया मिलेगा। कौन है? 50 लाख रुपया प्रधानमंत्री की तरफ से सबको, सबके, इसलिए सर्वे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आगर मालवा और भानपुरा गांव को एक्सप्लोर करने की कहानी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस जगह पर आइए, ऑफबीट रूरल टूरिज्म को एंजॉय कीजिए। और यहाँ आपको बहुत ही शानदार हॉस्पिटैलिटी मिलेगी गांव के लोगों द्वारा। 3 दिन यहाँ रुकने के बाद अब से मैं आ चुका था मेरा मध्य प्रदेश के सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का। अगले वीडियो में मैं आपको उज्जैन के कुछ बहुत ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और यार वीडियो पसंद आई हो तो मैं वीडियो के बीच में बोलना भूल जाता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।